इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। तुर्की में विदेश मंत्रालय के अनुसार अंकारा में संयुक्त राष्ट्र, जर्मनी और इटली के दूतों को सम्मन दिया गया है। लीबिया जा रहे तुर्की के झंडे वाले एक व्यावसायिक जहाज की जर्मनी द्वारा तलाशी लिए जाने की कोशिश के विरोध में ऐसा किया गया। सोमवार को अंकारा द्वारा जर्मन नौसेना पर जहाज की अनधिकृत तलाशी लिए जाने का आरोप लगाने के बाद ये कदम उठाया गया। इसके अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जल में तलाशी लिए जाने की कोई अनुमति नहीं है। बांग्लादेश सरकार ने मस्जिद प्रबंधकों से शुक्रवार को होने वाली नमाज से पहले आतंकरोधी और उग्रवाद रोधी प्रचार करने के लिए कहा है। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए इमाम, मुफ्ती और अन्य धार्मिक नेताओं से इन गतिविधियों के खिलाफ विचारों का प्रचार करने के लिए कहा गया है। बांग्लादेश के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी कर सभी मस्जिदों के इमामों से शुक्रवार की नमाज से पहले जागरूकता बढ़ाने वाले ये भाषण बोलने के लिए कहा गया। इस परिपत्र में जिला और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा इस्लामिक फाउंडेशन विभाग से जिला और उप जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करने के लिए भी कहा है। अमेरिका में सप्ताहों तक अनदेखी करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकारियों को निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां करने की अनुमति दे दी है। हालांकि उन्होंने चुनाव परिणामों को चुनौती देने की कोशिशें जारी रखने का संकल्प भी व्यक्त किया। अमेरिका में सामान्य सेवा प्रशासन ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एजेंसियों से सहयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए औपचारिक रूप से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। मिशिगन में श्री बाइडेन की जीत को आधिकारिक रूप से प्रमाणित कर दिया गया है। सामान्य सेवा प्रशासन की घोषणा के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि वो बाइडेन की टीम को पेशेवराना तथा व्यवस्थित रूप से और पूरी तरह से समर्थन देगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने मंत्रिमंडल के लिए मुख्य पदों की घोषणा कर दी है। लंबे समय तक विदेश नीति के सलाहकार एंटोनी ब्लिंकेन को विदेश मंत्री और अमेरिका के पूर्व मुख्य राजदूत जॉन कैरी को विशेष जलवायु दूत नियुक्त किया जाएगा। श्री बाइडेन ने क्यूबा में जन्मे वकील अलेजांद्रो मायोर्कास को गृह मंत्रालय के साथ अप्रवासी विभाग का कार्यभार सौंपा है, जबकि CIA की पूर्व उपनिदेशक एवरिल हेंस को राष्ट्रीय सूचना निदेशक नियुक्त किया है। ये पदभार पहली बार किसी महिला को सौंपा गया है। श्री बाइडेन ने ये भी कहा कि लंबे समय से राजदूत के पद पर कार्यरत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को संयुक्त राष्ट्र की राजदूत के रूप में मनोनीत किया जाएगा, जिन्हें कैबिनेट के सदस्य का दर्जा भी प्राप्त होगा। जेक सुलिवान, जो श्री बाइडेन के उपराष्ट्रपति कार्यकाल के समय उनके सुरक्षा सहायक थे, उन्हें व्हाइट हाउस का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने सभी के लिए आसानी से कोविड जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच के आवश्यक बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में कोविड संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कृत संकल्प है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सचल कोविड-19 RT-PCR प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसे स्पाइस हेल्थ और ICMR ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। कोविड जांच के लिए परिषद की ऐसी और प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है, जिनसे कोविड संक्रमण जांच की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत के विदेश सचिव
हर्ष श्रृंगला 26 और 27 नवंबर 2020 को नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इससे दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय नियमित संवाद की परंपरा और नेपाल को भारत द्वारा दी जाने वाली प्राथमिकता का पता चलता है। यात्रा के दौरान विदेश सचिव नेपाल में अपने समकक्ष तथा अन्य उच्चाधिकारियों से मुलाकात करके द्विपक्षीय सहयोग के विस्तृत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जम्मू के नगरकोटा में सुनियोजित आतंकवादी हमले को लेकर विदेश मिशनों के प्रमुखों के चुनिंदा समूहों को जानकारी दी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित इस घटना से सुरक्षा और कूटनीतिक असर के बारे में भी बताया। सुरक्षा बलों ने 19 नवंबर को आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 हालात के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने पहली बार छोटे समूहों में कई जानकारियां दी। दूसरे अन्य सचिव भी अपने क्षेत्राधिकार वाले मामलों में मिशन प्रमुखों को सूचित करेंगे। सूत्रों ने बताया कि संबंधित सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी साझी की जाएंगी। मिशन प्रमुखों को घटना के विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध करवाकर व्यापक सूचना मुहैया करवाई गई। ये बताया गया कि आतंकवादियों के पास से जो गोला बारूद बरामद हुआ उससे पता चलता है कि इसका मूल स्रोत पाकिस्तान है। विदेशी मिशनों को जानकारी दी गई कि आतंकवादी किस तरह भारत में दाखिल होते हैं। इससे साफ पता चलता है कि सांबा सेक्टर में भूमिगत सुरंग के रास्ते खतरनाक मंसूबे बनाए गए। ये भी बताया गया कि 19 नवंबर की घटना किस तरह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की मौजूदा आतंकी गतिविधियों का हिस्सा हैं और 2020 में ही 200 हिंसक आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 199 आतंकियों को मार गिराया गया है। वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार देश में आर्थिक सुधार की गति जारी रखने के लिए और कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि इन आर्थिक सुधारों से भारत वैश्विक निवेश का केंद्र बनेगा। नई दिल्ली में कल भारतीय उद्योग परिसंघ CII के एक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के इस समय में भी व्यापक सुधार करने का कोई अवसर नहीं गंवाया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने ऐसे सुधार भी किए हैं जिनकी दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान भी सुधार गति जारी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए कई और कदम उठाए जा रहे हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र का व्यावसायिक विकास किया जा रहा है और सरकार विनिवेश के साथ इसे जारी रखेगी। कराधान प्रणाली में सुधारों पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग ने कर जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। सुश्री सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कमी करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा इरादा बहुराष्ट्रीय और बड़ी या छोटी कंपनियों को तत्काल लाभ पहुंचाना है। देश में कोविड के 86 लाख से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 93% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38,000 नए मामलों का पता चला, जबकि 42,000 लोग ठीक हुए। देश में इस समय कोरोना के 4,38,000 से अधिक रोगी हैं, जो अब तक हुए संक्रमित लोगों का 4.78% हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 से कम है। कोरोना से मरने वालों की दर भी कम होकर 1.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 480 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों में 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसे मिलाकर अब तक कुल 13 करोड़ 37 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश की नमूना जांच क्षमता 15 लाख प्रतिदिन है। 2134 प्रयोगशालाओं में इन नमूनों की जांच की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लचित दिवस के अवसर पर पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य के साहसी जनरल लचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि लचित बोरफुकन एक उत्कृष्ट नेता और रणनीतिकार थे।
उन्होंने असम की अनूठी संस्कृति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों और दलितों को सशक्त बनाने की दिशा में बोरफुकन का योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। सामयिक वार्ता में आज विषय है दोस्तों, एक राजनीतिक गतिरोध की ओर बढ़ता पाकिस्तान। आलेख है ज़ैनब अख्तर का और स्वर मुनीश शर्मा का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले हफ्ते देश भर में राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी थी। ऐसा उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रीय कमान एवं कार्रवाई केंद्र की इस चेतावनी के बाद किया था कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए कह दिया था कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इन प्रतिबंधों का असल कारण यह है कि 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ने वहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों की जबरदस्त तैयारी कर रखी है और हाल में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। कोरोना की आड़ में विपक्ष को दबाने का आरोप लगाते हुए पीडीएम ने खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी रैली आयोजित कर डाली। ये वहां मनशेरा में आयोजित हुई थी। पेशावर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई का गढ़ है और अब वहां इजाजत न होने के बावजूद पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। 26 नवंबर को पीडीएम लरकाना में, 30 नवंबर को मुल्तान में और 13 दिसंबर को लाहौर में ऐसी ही बड़ी रैलियां करने वाला है। सितंबर में आकार लेने के बाद से ही पीडीएम ने अपने जलसों और विरोध प्रदर्शनों के दम पर पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर रखा है। नवाज शरीफ ने खुलकर सेना अध्यक्ष जनरल कमर बाजवा पर यह आरोप लगाया है कि वो राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं। इसके बाद शर्म से मुंह छिपाने के वास्ते पाकिस्तान सरकार को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि राजनीतिक मामलों पर चर्चा संसद में होनी चाहिए और राजनेताओं को राजनीतिक समस्याएं लेकर सेना के पास नहीं जाना चाहिए। पीडीएम ने सेना की आलोचना के कारण राष्ट्र विरोधी समझे जाने वाले बलोच और पख्तून नेताओं के साथ न सिर्फ मंच साझा किया बल्कि उनके मुद्दों पर बात भी की। क्वेटा में हुई रैली में तो मरियम नवाज ने सेना की भी परवाह नहीं की। उन्होंने बलूचिस्तान से लापता लोगों का मामला उठाया, जबकि पाकिस्तान में अक्सर इस मामले पर बोलने से लोग डरते हैं। इमरान खान की सरकार ने पीडीएम को तोड़ने के कई प्रयास किए हैं। ऐसी भी अफवाहें उड़ाई गई कि दोनों प्रमुख विपक्षी दल यानी पीएमएल-एन यानी नवाज गुट और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की आपस में बनती नहीं है और ये दोनों पीडीएम से किनारा कर लेंगी। मनशेरा रैली में मरियम नवाज ने कहा कि पीडीएम संघर्ष जारी रखेगी और नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटकर चौथी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इससे पता यह चलता है कि आने वाले दिनों में पीडीएम का सरकार पर दबाव और बढ़ेगा। इस बीच इमरान खान सीमा पार से भारत में आतंक भड़काने में लगे हुए हैं। प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद गुट के नगरोटा में पुलवामा जैसा हमला करने के मंसूबे थे, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उसके ये मंसूबे नाकाम कर दिए। कार्रवाई के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी भी मारे गए। पाकिस्तानी मोहर वाली काफी गोला बारूद और हथियार वगैरह भी वहां से बरामद हुए हैं। भारत ने कड़ी आपत्ति भी जता दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी अधिकारी को दूतावास से बुलाकर अपना विरोध दर्ज करा दिया है। पाकिस्तान से कहा गया है कि वो आतंकवाद को समर्थन और बढ़ावा देना बंद करे और अन्य देशों में आतंक फैलाने के लिए खड़ा किया गया ढांचा भी वो अब नष्ट करे। पाकिस्तान दरअसल एक कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण काफी मुश्किल में है। आम वस्तुएं भी मुद्रास्फीति के चलते बेहद महंगी हैं, जिसके कारण आम आदमी का जीना मुहाल है और ऊपर से पीडीएम के विरोध प्रदर्शन भी सरकार का सरदर्द बने हुए हैं।
पाकिस्तान सरकार आंतरिक मुद्दों का समाधान करने की बजाय विपक्ष से जूझ रही है और भारत में आतंक फैलाने में लगी है। पीडीएम अपनी घोषित रैलियों को अंजाम दे रहा है और जनवरी में प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्तीफा मांगने इस्लामाबाद जाने की तैयारियों में जुटा है। पाकिस्तान एक राजनीतिक गतिरोध की तरफ लगातार बढ़ रहा है। देश में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में इस गतिरोध को तोड़ने के लिए उसकी सेना क्या करती है। क्या पाकिस्तानी सेना राजनीति में हस्तक्षेप न करने का अपना वायदा तोड़ देगी? इस संभावना से इनकार करना कठिन है। और इसके साथ ही सामयिक वार्ता का ये अंक समाप्त हुआ। दोस्तों, सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए समाचार पत्रों से। वाचक स्वर मुनीश शर्मा का है। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर उच्चतम न्यायालय की ये टिप्पणी कि 2 दिन में राज्य दें अपनी रिपोर्ट, अमर उजाला समेत लगभग सभी अखबारों की पहली खबर है। राजस्थान पत्रिका का कहना है ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन में भी इसी महीने से लगाए जा सकते हैं कोरोना वैक्सीन के टीके। उधर दैनिक जागरण की सुर्खी है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने बढ़ाई भारत की उम्मीद। वहीं नवभारत टाइम्स के अनुसार किफायत में बेस्ट है ये वैक्सीन। जनसत्ता ने स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान को प्रमुखता से दिया है कि महामारी के प्रबंधन में लगे पहली पंक्ति के कर्मी, पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवानों को सबसे पहले ये टीका लगाया जाएगा। अखबारों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मोबाइल वैन से होने वाली जांच मुफ्त होगी और इसकी रिपोर्ट केवल 6 घंटे में मिल जाएगी। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा है कि 17वीं लोकसभा के निर्णय इतिहास में दर्ज हो चुके हैं, जबकि 18वीं लोकसभा नए दशक में होगी। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री के इस बयान से कहा है वर्षों से अधूरे कई प्रोजेक्ट्स का अब निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि 2014 से 29 तक की अवधि युवा लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, पंजाब केसरी सहित लगभग सभी अखबारों में है। हिंदुस्तान ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इन शब्दों को प्रमुखता से दिया है, बड़े स्तर पर सुधार के और कदम उठाए जाएंगे। पत्र आगे कहता है वित्त मंत्री ने कहा है सरकार भारत को निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है निवेश पर हॉटस्पॉट्स बन सकता है भारत, इसके लिए अवसरों का लाभ उठाने की जरूरत है। दैनिक भास्कर ने शब्दकोश निशब्द शीर्षक से लिखा है वर्ड ऑफ द ईयर नहीं चुन पाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। प्रकाशक ने कहा कोरोना काल में शब्द भी खौफ में रहे। राष्ट्रीय सहारा ने शिक्षा मंत्री के इस बयान को दिया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुई अटल अकादमी। दैनिक ट्रिब्यून ने कश्मीर घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी को सचित्र छापा है और जनसत्ता कहता है शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है दिल्ली में। और अब बात संपादकीय लेखों की। पंजाब केसरी में आज संपादकीय शीर्षक है पॉजिटिव नेगेटिव का खेल। अखबार कहता है कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान कोई खबर नहीं आती थी, जैसे ही लॉकडाउन अनलॉक हुआ ढेर सारी खबरें आने लगी। बाजारों में भीड़ लगने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, मास्क न पहनने की खबरों के साथ साथ अपराध की खबरें भी आने लगी। कोरोना जैसी महामारी के दौरान उम्मीद थी कि इंसान पहले से भी अधिक संवेदनशील बनेगा, परिपक्व बनेगा, लोगों की मानसिकता बदल जाएगी और इंसान दूसरे इंसान की भावनाओं को समझेंगे। ये भी सोचा जा रहा था कि कोरोना काल से बाहर आने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब सारे भ्रम टूट गए हैं। लोग भूल गए हैं कि जिंदगी और मौत के बीच महीन अंतर को समझने वाला ये विषाणु अभी दुनिया से गया नहीं है, बल्कि वो और खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना काल में लोगों ने अपनी इंसानियत कहीं खो दी। कोरोना मरीजों के उपचार में प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट लैब्स ने जो लूट मचाई उसकी पीड़ा लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मामलों पर संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महामारी के बीच निजी अस्पतालों ने इलाज के नाम पर मनमाने पैसे वसूले। पर्याप्त सरकारी सुविधाएं न होने से लोगों को भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना काल में ये समस्या और जटिल हुई। लोगों को निजी अस्पतालों की मनमानी का शिकार भी होना पड़ा है। इलाज संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देश न होने से प्राइवेट अस्पतालों में कोई रोक टोक न रही। इसमें गरीब और मध्यम वर्ग तो पिस कर रह गया। संसदीय समिति ने यह भी कहा है कि 130 करोड़ की आबादी की स्वास्थ्य सुविधाओं का जो बजट है वो बहुत कम है। जर्जर स्वास्थ्य सुविधाएं महामारी से निपटने में सबसे बड़ी बाधा हैं। समिति ने जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकारी व्यय बढ़ाने की सिफारिश करते हुए कहा है कि अगले 2 साल तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर जीडीपी का 2.5% खर्च करने की जरूरत है। प्राइवेट अस्पतालों और टेस्ट लैब्स ने कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव का बड़ा खेल खेला है। निजी अस्पतालों ने वेंटिलेटर बेड के बदले 3 लाख से 12 लाख तक का बिल लोगों को पकड़ा दिया। लोग लुट पिट कर घरों में लौटे, अनेक कर्जे के जाल में फंस गए। कोरोना वायरस का खौफ दिखाकर लोगों को कंगाल बना दिया गया। गुरुग्राम में एक ऐसी फर्जी लैब पकड़ी गई जो 1400 से 5000 रुपए लेकर कोरोना की मनचाही रिपोर्ट आधे से 1 घंटे में तैयार कर देती थी। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को सूचना मिली तो उसने अपने कर्मचारी को जांच के लिए भेजा। जैसी सूचना मिली थी वैसा ही काम भी मिला। 1 घंटे के भीतर कर्मचारी को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दे दी गई। जब कर्मचारी ने कहा उसे तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए क्योंकि उसने छुट्टी लेनी है, तब आध घंटे के भीतर पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि कोरोना के टेस्ट के लिए स्वैब लिया जाता है, ब्लड नहीं। फिर भी लोगों से ब्लड के सैंपल लिए जा रहे थे और लोगों की जिंदगी से खुला खिलवाड़ चल रहा था। आरोपियों के मोबाइल पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों ने विदेश जाने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट बनवाई, जिनमें से 2 तो विदेश जा भी चुके हैं। अब ये जांच का विषय है कि आरोपियों के तार दिल्ली और गुरुग्राम की किन किन लैब से जुड़े थे, क्योंकि फर्जी लैब वाले दिल्ली की प्रतिष्ठित लैब के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। अखबार कहता है कि पूरा देश गंभीर संकट से गुजर रहा है, जिसमें मानव जाति के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लड़ाई इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। जब टेस्ट रिपोर्ट ही फर्जी बनेगी तो फिर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। ये था समाचार पत्रों से का आज का अंक। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।